मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नमस्कार, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट और आज हम मोदी सरकार के 9 साल पर बात कर रहे हैं। कांग्रेस की अलग प्रतिक्रिया है, वहीं मोदी सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, तो वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल अलग अलग मुद्दों पर सरकार को आड़े हाथ ले रहे हैं। ऐसे में चर्चा करेंगे कि वाकई मोदी सरकार के 9 साल कितने बेमिसाल रहे हैं। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री देश के अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को बताते नजर आ रहे हैं कि 9 सालों में सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रही। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में बीजेपी सरकार ने कौन से 9 बड़े फैसले लिए। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने का काम किया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया। काले धन पर प्रहार के लिए नोटबंदी का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। सर्जिकल स्ट्राइक भी मोदी सरकार के कार्यकाल में ही हुई है। कोरोना से बचाव के लिए स्वदेशी वैक्सीन कोरोना काल में ही बनाई गई। इसके अलावा डिजिटल इंडिया के लिए 5G की शुरुआत भी हुई है। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत भी मोदी सरकार ने की। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान और हर घर गैस पहुंचाने के लिए उज्ज्वला योजना की भी शुरुआत की गई, जिसका फायदा आज करोड़ों लोगों को मिल रहा है। इन 9 सालों में देश की बदली हुई तस्वीर की बात करें तो 2014 में मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 होती थी, जो अब बढ़कर 692 हो चुकी है। वहीं 2014 तक देश में केवल 6 एम्स होते थे, अब इन एम्स की संख्या बढ़कर 24 हो चुकी है। इसके अलावा 2014 में यूनिवर्सिटी 723 हुआ करती थी और अब यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़कर 1472 तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा IIT संस्थान 2014 में 16 हुआ करते थे, अब IIT की संख्या 23 है। वहीं IIM की अगर बात करें तो 13 2014 में होते थे, अब IIM की संख्या 20 हो चुकी है। 2014 में देश में 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे, जिसकी संख्या बढ़कर अब 148 तक पहुंच चुकी है। 2014 तक देश में 2,34,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता हुआ करती थी, जो अब बढ़कर 4,17,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा 2014 में 13 करोड़ गैस कनेक्शन हुआ करते थे, अब इन गैस कनेक्शनों की संख्या 31 करोड़ तक पहुंच चुकी है। नेशनल हाईवे की पहुंच की बात की जाए तो 2014 में 91,287 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे हुआ करते थे, अब इसकी संख्या 1,44,000 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। वहीं रेलवे की इलेक्ट्रिक लाइन की अगर बात की जाए तो 2014 में 21,614 किलोमीटर तक रेलवे का हिस्सा इलेक्ट्रिक हुआ करता था, जो अब बढ़कर 58,812 तक पहुंच चुका है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने 9 साल की सरकार की उपलब्धियों को लगातार गिनवा रही है। ये 9 सवाल नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के खींच से भरे सवाल हैं जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नफरत से उपजे हैं। These are not questions arising out of criticism, which is their right to do, but are the result of a pathological hatred against Narendra Modi ji. घृणा साधारण नहीं, ऐसी घृणा कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ भी कायदे का सोच नहीं सकते हैं। अभी जो नए संसद के उद्घाटन पर चर्चा हो रही है, उस पर काफी बोला गया है, आपने भी बोला है, लेकिन आज जो उनके द्वारा सवाल किए गए हैं, पहले मैं पीड़ा के साथ उन्होंने कोविड के मिसमैनेजमेंट का सवाल उठाया है। कांग्रेस का यह सवाल बेशर्मी की पराकाष्ठा है।
सिर्फ झूठ नहीं, आज उन्होंने लॉकडाउन के बारे में भी सवाल उठाया है, जबकि पूरी दुनिया क्या मानती है कि भारत का कोविड मैनेजमेंट दुनिया में बेस्ट रहा है। जिस तरह से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला, जिस तरह से वैक्सीनेशन बने, जिस तरह से बाकी सारी व्यवस्था की गई, जो भारत में कुछ नहीं बनता था उस समय, उसको एक फास्ट ट्रैक किया गया। आज पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती है। इस बीच कांग्रेस ने भी मोदी सरकार के 9 साल पर 9 सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस सरकार को महंगाई और बेरोजगारी के साथ कई मुद्दों पर घेर रही है। कांग्रेस ने मोदी सरकार को अर्थव्यवस्था, किसान और कृषि, भ्रष्टाचार, चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक संस्थाएं, जन कल्याण योजनाएं और कोरोना मिसमैनेजमेंट जैसे मुद्दों पर 9 सवाल खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े। पहला सवाल अर्थव्यवस्था से संबंधित है। हम लोग सब जानते हैं कि हमारी देश पीड़ित है महंगाई से, बढ़ती हुई बेरोजगारी से, नोटबंदी से, पहला नोटबंदी, दूसरा नोटबंदी, गलत तरीके से जीएसटी लागू होने के बाद जो एमएसएमई खत्म, और इसका पूरा पर हमें देखने को मिल रहा है। आर्थिक विषमताएं बढ़ती हैं, आर्थिक विषमताएं बढ़ती हैं। पहला है क्यों है प्रधानमंत्री देश में बेरोजगारी आसमान छू रही है, क्यों अमीर हो रहे हैं और गरीब हो रहे हैं। सार्वजनिक संपत्तियों को आप क्यों मित्रों को बेच रहे हैं, आर्थिक विषमताओं क्यों बढ़ रही हैं। तो ये पहला सवाल अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है और खास तौर से बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं के संबंध में है। दूसरा सवाल कृषि और किसान से संबंधित है, कृषि और किसान से जुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी? कुल मिलाकर मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। सत्ता पक्ष इसे शानदार सफर की तरह मान रही है, तो वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इन 9 सालों में सरकार को पूरी तरह से विफल बता रही है। सवाल यही है कि ये 9 साल कितने बेमिसाल या कांग्रेस के दावों के हिसाब से ये 9 साल विफलता के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो 9 साल में कितना बदला देश? 2014 में 387 मेडिकल कॉलेज थे, अब 692 मेडिकल कॉलेज हैं। ये अंतर हम आपको दिखा रहे हैं 2014 यानी कि मोदी सरकार के पहले और मोदी सरकार के आने के बाद। एम्स 6 थे, अब एम्स की संख्या 24 हो गई है इतने सालों में। तो 2024, 14 और 2023 का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। यूनिवर्सिटी 723 थे मोदी सरकार के पहले, और अब यूनिवर्सिटी की संख्या जो है जस्ट डबल यानी कि 1472 हो गई है। 9 साल में कितना बदला देश। आईआईटी संस्थान 16 हुआ करते थे, अब संख्या बढ़कर 23 हो गई है। मोदी सरकार के पहले 16 और अब 23 है। आईआईएम की संख्या अगर हम बात करें, मोदी सरकार के पहले 13 थी, अब बढ़कर 20 हो गई है, यानी कि 7 नए आईआईएम जो है वो खोले गए हैं। ये सौगात मिली है इन 9 सालों में। तो एयरपोर्ट 74 हुआ करते थे मोदी सरकार के पहले, और अब एयरपोर्ट्स की जो संख्या है वो 148 हो गई है। तो 9 साल में जो बदलाव हुए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बिजली उत्पादन क्षमता 2.34 लाख मेगावाट, और अब जो है वो 4.17 लाख मेगावाट है। और गैस कनेक्शन जो है वो 13 करोड़ रहे, अब 23 की अगर हम बात करें तो गैस कनेक्शन की संख्या 31 करोड़ हो गई है। तो 9 साल में जो बदलाव हमने देखे हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। नेशनल हाईवे जो है वो 91,287 किलोमीटर तक फैल गए हैं। अब नेशनल हाईवे की जो पहुंच है वो 1,44,000 है। रेलवे इलेक्ट्रिक हिस्सा जो है 21,614, रेलवे इलेक्ट्रिक हिस्सा 2023 में 58,812 है। मोदी सरकार के पहले 21,614 ये रहा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म। 9 साल 9 बड़े फैसले जो मोदी सरकार के रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन, और तीसरा महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला रहा काले धन पर प्रहार के लिए नोटबंदी।
तो ये 9 बड़े फैसले लिए गए हैं 9 सालों में, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रखे हैं। हालांकि कांग्रेस इन सब पर निशाना साध रही है। सर्जिकल स्ट्राइक का ये बड़ा फैसला रहा। वहीं दूसरी तरफ कोरोना से बचाव के लिए स्वदेशी वैक्सीन भी यहां पर बनाई गई। तो कोरोना से बचाव के लिए स्वदेशी वैक्सीन बनाई गई। नई संसद का निर्माण हुआ, उद्घाटन भी हुआ। डिजिटल इंडिया के लिए 5G की शुरुआत की गई। जीएसटी का भी जिक्र इन 9 बड़े फैसलों में किया गया है। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत भी यहां पर की गई। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो 9 साल के 9 बड़े फैसले हैं। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। कई तरह की नई योजनाएं हैं जिसे शुरू किया गया है। अब हर घर गैस पहुंचाने के लिए उज्ज्वला योजना की भी शुरुआत की गई है। आशियाना लोगों को मिल रहा है। लोग जो बेघर हुआ करते थे उन्हें घर मिल रहा है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए जो डिफरेंस है वो हमने बताने की कोशिश की है कि मोदी सरकार के पहले क्या कुछ था और इन 9 सालों में अब क्या कुछ है। तो 9 साल में कितना बदला देश। 2014 यानी कि मोदी सरकार के पहले क्या कुछ था, अब 2023 मोदी सरकार के आने के बाद क्या कुछ बदलाव यहां पर हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब ऐसे नारे सामने आए तो कांग्रेस सरकार से नाखुश जनता को एक उम्मीद दिखी थी, उम्मीद थी मोदी सरकार। और आने के बाद कई तरह की सौगातें दी गई हैं जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रखे हैं। आपको ये भी बता दें कि 17 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था और 282 सीटें 2014 में मोदी सरकार ने जीते थे। और गैर कांग्रेसी पार्टी ने पहली बार वहां पर बहुमत हासिल किया था। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 2019 में यह इतिहास दोहराया गया और 300 से ज्यादा सीटें जीतकर यहां पर फिर से बीजेपी की सरकार बनी। तो 9 साल पूरे हो गए हैं। कुल मिलाकर काफी कुछ बदल गया है 9 सालों में। देश की जीडीपी दोगुनी हुई है, आम आदमी की सालाना कमाई भी दोगुनी हुई है। कुछ जगहों पर महंगाई की हम बात करें तो आंकड़े जो है कुछ अलग देखने को मिले हैं। पेट्रोल डीजल से लेकर आटा चावल जिसकी कीमत में बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली है। तो 9 सालों में क्या कुछ रहा वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 9 साल में कितना बदला देश, जो आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे प्रधानमंत्री, तब उस समय जीडीपी 112 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। आज जो भारत की जीडीपी है वो 272 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक भारत की जीडीपी $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। हरियाणा न्यूज पर हम 9 सालों के आंकड़ों को लेकर बात कर रहे हैं। इससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात हुई है, महंगाई को लेकर बात हुई है, इसके अलावा अर्थव्यवस्था को लेकर भी बात हुई है। अब शिक्षा को लेकर भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे। सप्रा जी हमारे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं स्टूडियो में इस वक्त, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम आगे बातचीत करेंगे कि किस तरह से 2014 यानी कि मोदी सरकार के पहले की अगर हम बात करें तो शिक्षा व्यवस्था क्या हुआ करती थी और इन 9 सालों में शिक्षा व्यवस्था में क्या कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही ध्यान देते रहे? जो न्यू की जो चीजें रही हैं, जो बेसिक चीजें रही हैं, क्या उन पर ध्यान दिया गया है? इस पर हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से इस पर अलग अलग चीजें सामने आ रही है। कांग्रेस ने भी अपनी 9 बड़ी बातें कही हैं जिस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जैसे कि कांग्रेस ने महत्वपूर्ण आरोप लगाए हैं। अदानी मामले को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठाती रही है। सुरक्षा के मुद्दे पर चीन को क्लीन चिट क्यों दी गई, ये भी बड़ा सवाल रहा है जो कांग्रेस ने उठाए हैं। बंटवारे की राजनीति को हवा क्यों दे रही है बीजेपी, ये कांग्रेस का सवाल रहा है। राजनीतिक विरोधियों को क्यों डराया जा रहा है, ये कांग्रेस का सवाल रहा है। जाति जनगणना खारिज क्यों की गई, ये कांग्रेस का सवाल रहा है। हालांकि टीवी स्क्रीन पर आप वो देख रहे हैं जो बदलाव आए हैं 9 सालों में, लेकिन कांग्रेस के जो सवाल उठाए गए हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं। इसके अलावा कांग्रेस का यह भी कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं को यहां पर खारिज क्यों किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के दौरान कुप्रबंधन पर जवाब सरकार क्यों नहीं दे रही है, यह कांग्रेस का सवाल है। जरूरतमंदों की मांग को क्यों दरकिनार किया जा रहा है, यह भी कांग्रेस का सवाल है। समाज में डर का माहौल क्यों है, यह भी कांग्रेस का सवाल है। तो तमाम तरह के कांग्रेस के सवाल हैं जिस पर जवाब कांग्रेस चाह रही है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी अपनी कई उपलब्धियां गिनाई हैं। जो डिफरेंस हम आपको बता रहे हैं 9 साल में कितना बदला है देश। जैसे बीजेपी का कहना है कि हम धारा 370 की विदाई कर चुके हैं। आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक की उपलब्धि रही है। राम मंदिर का निर्माण, कोरोना वैक्सीन, 3 तलाक पर चोट, आशियाना लोगों को घर बीजेपी ने दिया है। जीएसटी से कारोबार में फायदा हुआ है। नई संसद का निर्माण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में से एक है, यह बीजेपी का कहना है।
तो कई तरह के सवाल इस पर उठ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि हरियाणा न्यूज पर आज हम शुरुआत से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो योजनाएं गिनाई गई थी उस पर बातचीत कर रहे हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। अब इस पर बयानबाजी भी हो रही है, कांग्रेस इस पर निशाना साध रही है। हालांकि आज अगर हम बात करें तो 9 साल हो गए हैं मोदी सरकार को। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी शिक्षाविद हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी जी रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पंकज वत्स जो कि पूर्व DG हेल्थ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण अत्री जी BJP प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष कटाना जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजवंत डहीनवाल जो कि नेलो के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। एक तरह से देखा जाए तो 9 साल हो गए हैं मोदी सरकार को। सप्रा जी, मैं आपके पास ही सबसे पहले आना चाहूंगी सर। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने बात की है, अर्थव्यवस्था पर हमने बात की है, महंगाई बेरोजगारी पर हम बात कर चुके हैं। शिक्षा को लेकर मैं आपसे समझना चाहूंगी क्या अंतर आप देखते हैं। एक आंकड़ा मैंने भी निकाला है, मैं उसका जिक्र आपसे कर देती हूँ। पहले जो है 9 साल से पहले की अगर हम बात करें तो शिक्षण संस्थान जो थे वो 15,18,000 के करीब थे सर। अभी जो शिक्षण संस्थान चल रहे हैं वो 14,89,000 हो गए, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें कमी आई है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं 9 सालों में शिक्षा में क्या बदलाव आप देख पा रहे हैं? अभी आपने जो फिगर दिखाई है जी यूनिवर्सिटीज पहले 2014 में 723 थी, अब 1472 है। एम्स में भी इट इज इंक्रीज, नाउ इट इज 4 टाइम्स। पहले 6 थे, अब 24 हो गए। मेडिकल भी 387, अब 692 हो गए। इसके अलावा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो एयरपोर्ट है, चाहे बिजली उत्पादन है, या नेशनल हाईवे, चाहे रेलवे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बढ़िया नेशनल हाईवे आज जाते हैं और वंदे मातरम भी बड़ी तेजी से चल रही हैं। आपने शिक्षा के बारे में पूछा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लॉन्च कर दी है। वो कई स्टेट्स ने तो इसको शुरू कर दिया, अभी कई स्टेट्स में लागू नहीं हो पाई। जहां तक स्कूलों की जो हालत है, आप हमारे हरियाणा में ही ले लीजिए। बिल्कुल जिस तरह से हरियाणा में गवर्नमेंट स्कूल जिस तरह से पहले स्कूल थे, आज इसमें कोई दो राय नहीं है। 10, 20, 30% इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। टीचर्स में जो अब सारे वहां पर जो है पद खाली पड़े रहते हैं अभी भी गवर्नमेंट स्कूलों में। प्राइवेट स्कूलों में तो आप यू कांट पे लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए फीस। छोटा से बच्चे का एडमिशन होता है तो आपको लाखों रुपए देना पड़ता है। एक जो मजदूर है वो कहां से देगा इतना पैसा? वो कहां 5,000 पर मंथ, 10,000, 20,000 रुपए पर मंथ बच्चे की फीस देगा? आज भी वही हाल है। अब चाहे दिल्ली मॉडल, अब केजरीवाल जी CM है, बड़े बड़े इलेक्शन भी उन्होंने जीते। एजुकेशन पॉलिसी वहां का जो दिल्ली मॉडल, दिल्ली एजुकेशन मॉडल है, चाहे वहां के जो शिक्षा मंत्री है किसी अन्य मामले में जेल में पड़े हों, अब इसी शिक्षा मॉडल के दम पे इन्होंने पंजाब भी जीत लिया है। अब दिल्ली, इसमें कोई दो राय नहीं है, दिल्ली के स्कूलों में जो स्टेट गवर्नमेंट ने वाहवाही लूटी है, क्योंकि वहां के जो रिजल्ट है वो अच्छे आ रहे हैं। मतलब प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे आ रहे हैं। वहां पे वहां जो डेवलपमेंट हुआ है मतलब बहुत बढ़िया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सभी स्टेट्स में कहाँ है? अब गाँवों में आप देख लो, वहाँ टीचर ही नहीं मिलता। हरियाणा में ले लो आप, टीचर ही नहीं है। वहाँ जो भर्ती होती है रेगुलर आप अपॉइंटमेंट ही नहीं देते। मैं कॉलेजों की बात बता देता हूँ। कॉलेजों में इस टाइम 60% पद प्रोफेसर्स के, टीचर्स के खाली पड़े हुए हैं। खाली मीन एडहॉक, एक्सटेंशन लेक्चरर्स। भर्ती घोटाले तो पहले पुरानी सरकारों में भी होते हैं। आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन। अभी भी इस गवर्नमेंट में भी 60% एक्सटेंशन लेक्चरर्स काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल भर्ती घोटाला है। मतलब वो डिग्री इस तरह से लाते हैं जैसे PhD की डिग्री, जैसे बाजार में सब्जी मंडी मिलती है, वैसे ही दे हैव गॉट PhD। गवर्नमेंट का जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर नियंत्रण है ही नहीं। इतनी जल्दी उसको एफिलिएशन दे देती हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई हलवाई है, वो यूनिवर्सिटी बना के बैठ जाता है। जो हमारे नेताजी हैं जिनको ABC नहीं आती, उन्होंने उनके भी 10-10 कॉलेज। यानी कि सप्रा जी, कुल मिलाकर देखिए देश और प्रदेश का विकास शिक्षा पर ही टिका हुआ होता है सर। लेकिन इन 9 सालों में 30 करोड़ का बजट ही बढ़ पाया है शिक्षा के लिए। इस गवर्नमेंट ने भी जो नियंत्रण जो कर पाते हैं ना, नियंत्रण यूनिवर्सिटीज पर, स्कूलों पर, वो पूरा नियंत्रण अच्छी तरह से नहीं कर, मतलब पिछली गवर्नमेंट से अच्छा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब थोड़ा सा इन्होंने अच्छा किया डेवलपमेंट, परंतु जो हालात होने चाहिए थे, जो गवर्नमेंट स्कूलों के
या जो एजुकेशन अभी वो भी बेसिक जज के तर्ज एजुकेशन बने आज हुए भी हैं। हाँ। बिल्कुल जो है ना वही है, उसमें चलिए, बड़ी अब सुधार इसमें की जिम्मेदार जरूरत कौन है। है? लेकिन अगर आपको अपने प्रदेश का विकास चाहिए, आपको अपने देश का विकास चाहिए, तो आपको शिक्षा प्रणाली सुधारनी होगी कहीं ना कहीं। अब कारण क्या है कि 9 सालों में 30 करोड़ का बजट ही हम बढ़ा पाए, तो शिक्षा को लेकर अभी फिलहाल इस पर ध्यान नहीं दिया गया। बहुत सारे आंकड़े ऐसे हैं जो आपको डरा सकते हैं कहीं ना कहीं। जो महिलाएं, जो बच्चे पढ़ने को लेकर जिनकी बात होती है, आज वही लोग पिछड़ते जा रहे हैं। कई सारे पुरुष ऐसे हैं, 10 में से 6 पुरुष ऐसे हैं जो 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। महिलाएं केवल 10वीं तक ही पढ़ पाती, उसके आगे पढ़ नहीं पाती। ये व्यवस्था आज भी बनी हुई है। लेफ्टिनेंट कर्नल हमारे साथ जुड़े हुए रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। देखिए, रूस और यूक्रेन की लड़ाई को काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन मेरा ये सवाल कि जो वहां पर आर्थिक मंदी की स्थिति रही है सर, उसका जो असर है वो हमारे देश पर भी पड़ेगा, तो इससे कैसे निपटेंगे हम? और 9 सालों में आप जो सुरक्षा, या तो फिर अगर हम देखें कि हथियार के दम पर भारत कितना स्ट्रांग हो सका है, क्योंकि आगने वाला वक्त अगर हमारा ऐसा रहा तो क्या हम उससे लड़ने में अभी सक्षम हैं बाकी देशों की तुलना में? जय राशिनी जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पहले के साथ हूँ। दिसंबर 1991 में जब मैं इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन के कमीशन हुआ और मैं अपनी रेजिमेंट में गया, तब मैंने वहां देखा कि जितने हथियार थे मेरी यूनिट में सारे विदेश में बने हुए थे। तब मेरे जहन में एक सवाल आया कि हम अपने देश में बने हुए हथियार क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं। जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के पहली बार प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने कुछ महीने बाद सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया का नारा दिया और 2020 में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया। ये दोनों नारे इतने सफल हुए कि आज भारत दुनिया में हथियार एक्सपोर्ट करता है। 2014 में जब बीजेपी सरकार आई, तब हमने सिर्फ 1941 करोड़ के हथियार एक्सपोर्ट किए थे और वो बढ़ते बढ़ते पिछले साल 15,920 करोड़ रुपए हमने के हथियार एक्सपोर्ट किए हैं। आज हम दुनिया में 23वें नंबर देश है जो कि हथियार एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कहने का मतलब है, जहां पे 10 साल पहले हम हथियार इंपोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे दुनिया के में 23वें नंबर पे हैं। तो इसके ये बहुत एक बड़ी सफलता है, क्योंकि कोई भी देश की ताकत कई चीजों में से जानी जाती है। उसमें एक होता है कौन सा देश अपने लिए हथियार बना सकता है। अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियां अमेरिका के 3.3% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन करती हैं। तो ये जो हम हथियार बना रहे हैं विदेशों के लिए आज भारत में, ये हमारी अर्थव्यवस्था में भी बहुत इजाफा कर रहा है। जहां तक आपका प्रश्न है कि हमारी सैनिक शक्ति में कितना इजाफा आया है, पिछले 9 साल में हमारी सैनिक शक्ति में बहुत इजाफा आया है। इसके मैं आपको 3 छोटे उदाहरण देना चाहूंगा, सेना, वायुसेना और नौसेना के। नौसेना में हमने पिछले साल अक्टूबर में अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत कमीशन किया, जो भारत के अंदर ही बना हुआ है। एयरफोर्स में हमने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड का हमने इंडक्शन की पिछले साल, जो भी भारत में बना हुआ है। और भारतीय सेना में हम अभी कुछ ही देर में AK-203 असॉल्ट राइफल अमेठी में बनाएंगे, जो कि भारतीय सेना का एक मेन स्ट्रीम वेपन होगा, पर्सनल वेपन होगा। तो जहां तक सैनिक शक्ति है उसमें काफी इजाफा है। बिल्कुल। सोनी जी, मैं उसमें माफ कीजिएगा, मैं रोकना चाहूंगी, मैं 2 चीजें ऐड करना चाहूंगी। सर, कांग्रेस का ये कहना है कि सुरक्षा के मुद्दे पर चीन को क्लीन चिट क्यों, और दूसरा बीजेपी ये कह रही है कि उनकी उपलब्धियां हैं, 9 उपलब्धियां जो हैं उनमें से एक है आतंक पर सर्जिकल स्ट्राइक। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, जो पहला पॉइंट है सर्जिकल स्ट्राइक का, ये कोई इसमें दो राय नहीं है कि बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक बहुत ही एक ऐतिहासिक क्षण था भारत के लिए, और जिसने कश्मीर, जम्मू कश्मीर में शांति लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदाई। लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि 2014 से पहले भी भारतीय सेना, वायुसेना सर्जिकल स्ट्राइक करते आए हैं। हाँ, उन्हें कभी मीडिया पब्लिसिटी नहीं मिली। दूसरा जो प्रश्न है चीन का, मैं जहां तक सरकार का कहना है कि कोई हमारी जमीन नहीं गई है, मैं उनके बात से बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूं, क्योंकि मैं एज अ डिफेंस वेटरन, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूं। मैं गवर्नमेंट की स्टेटमेंट के साथ जाना चाहूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा राशि जी, कि बीजेपी सरकार को पार्लियामेंट में चाइना के ऊपर एक डिस्कशन करना चाहिए, ताकि जो भी ऑपोजिशन पार्टी के आशंकाएं, डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाए। जी, ठीक है सर, बने रहेगा हमारे साथ। डॉक्टर पंकज वत्स जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व DG हेल्थ हैं। पंकज जी, स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? अब
तमाम तरह की उपलब्धियां तो सरकार ने गिना दी है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो लाई गई हैं सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। आप क्या मानते हैं 9 सालों में जो योजनाएं लाई गई हैं उनका सही तरीके से संचालन हो पा रहा है? क्या प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है सर? देखिए, जो पिछले 67 साल और ये 9 साल जी, अगर हम इसको कंपेयर करें तो इन 9 सालों में इसमें कोई शक नहीं है कि आंकड़े जो है पिछले 67 साल से अब डबल हो गए हैं। मेडिकल कॉलेज हैं वो डबल हो गए हैं, नर्सिंग कॉलेजेस हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में खोलने की तैयारियां की जा रही हैं। जो दिशा है वो बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात है जो सब लोग, आप लोग भी इस बारे में सहमत होंगे कि जो आयुष्मान भारत योजना जो प्रधानमंत्री ने शुरू की है, वो आपके चैनल पे जब शुरुआत में जिस दिन इसकी घोषणा हुई थी तो मैंने कहा था कि अगर मेरे कान सही से सुन रहे हैं तो ये योजना इतनी बड़ी योजना है कि जिसका प्रभाव आने वाले वक्त में स्वास्थ्य सेवाओं की सर्विसेज को पलट देगा, बदल देगा। और आप देख रहे हैं कि अब बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। और ये बहुत बड़ा एक स्कीम है जो विश्व स्तर पर शायद हिंदुस्तान में है, इसके अलावा कहीं पर भी इस तरह की स्कीम, इस तरह की सेवाएं नहीं दी जा रही हैं। जी सर, आपने जो संचालन की बात की, उसका जो प्रभाव, उसकी मॉनिटरिंग की बात की है। देखिए, मेडिकल कॉलेजेस अभी फील्ड में सारे के सारे मेडिकल कॉलेजेस नहीं आए हैं। जो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर्स की सीटें बढ़ाई हैं, नंबर ऑफ सीट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स की बाकी की बढ़ा दी हैं। उसका फ़ायदा ये है कि अधिक से अधिक डॉक्टर्स वहाँ बनेंगे। लेकिन जो नए मेडिकल कॉलेज और एम्स खोलने की बातें हो रही हैं वो अभी पाइपलाइन में है, कहीं कहीं बनी है, कहीं नहीं बनी है। अभी जैसे मान लो गुड़गांव का ही देखेंगे, 102 में जो मेडिकल कॉलेज बनने वाला है अभी उसका भूमि पूजन ही हो रहा है, चारद्वारी बननी शुरू हो रही है। तो ये 9 सालों में की बजाय अगर मान लो प्रधानमंत्री इन प्रधानमंत्री जी को अगले अगर 10 साल और मिले तो ये जो योजनाएं जो लेकर आए हैं और जो ये घोषणाएं और जो मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूट जब ये धरातल पर आ जाएंगी तो साक्षात में हम ये कहेंगे कि हम मतलब पूरे वर्ल्ड में हम हेल्थ सर्विस में नंबर 1 पर होंगे। बिल्कुल ठीक है पंकज जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। चलिए हरियाणा ही ले लेते हैं, बहुत आगे नहीं जाते। इंफ्रास्ट्रक्चर सर बहुत बढ़िया है, हॉस्पिटल बहुत बड़े बने हैं, 196 डॉक्टर होने चाहिए एक हॉस्पिटल में। एक हॉस्पिटल है मैं लोकेशन मैं आपको बताऊंगी कुछ देर में, वहां पे सर केवल 97 डॉक्टर ही हैं, 96 डॉक्टरों के पद अभी भी खाली हैं वहां पर। तो ऐसे में क्या हम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते रहे, बेसिक चीजों को हम पूरा नहीं कर पाए? देखिए, एक नियम अगर आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक ये पहुंच जाए मेरी बात, तो अगर वो एक नियम सरकारों के लिए, केंद्र सरकार के लिए और बाकी उन सरकारों के लिए बना दे कि अस्पताल जहां पर भी बनेंगे CSC PSC पर, वहां पर उनके स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए वहां पर उसकी निवास की सुविधाएं वहां पर रहेंगी। और उनके बच्चों के लिए आसपास के जो शहर हैं, बाकी जगह है, उन पर स्पेशल स्टडीज के लिए उनको एडमिशंस वगैरह मिलकर सुविधाएं देंगी। तो तभी जो डॉक्टर्स हैं वो गांव में या पेरिफेरल एरियाज में रह पाएंगे और ये सुख सुविधा समाज तक पहुंच पाएगी। इसलिए उनको ये नियम बना देना चाहिए कि जहां पर भी बनेंगे मेडिकल कॉलेज, सबसे पहले वहां पे प्रोविजन जो है वो सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वार्टर्स जो है वो होना बहुत जरूरी है। अन्यथा ये हमेशा प्रॉब्लम ये रहेगी। देखिए, इंसान में बच्चे हैं, डॉक्टर बनता है, डॉक्टर बनने के बाद वो भी आपकी तरह और हमारी तरह इंसान है, उसकी भी शादी होती है, बच्चे होते हैं। उनसे आप ये एक्सपेक्ट करें कि एक 21 साल 23 साल 25 साल में एक IAS की नौकरी में IAS में सिलेक्शन होकर और उसके कमरे का, उसके घर के बाहर भीतर पुलिस, सिक्योरिटी, गाड़ियां, ACs, किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पोस्टिंग, ज्यादा सब डिवीजन में पोस्टिंग, और वहीं पर बहुत मेहनत करके डॉक्टर बनने वाले व्यक्ति को अगर आप गांव में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मैं SC PSC CSC भी बता सकता हूँ, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बता सकता हूँ, जहाँ पे आज की तारीख में भी बोतल लेकर बाहर खेतों में लैट्रिन करने के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसी हालात में अगर ये करें तो जैसे इन्होंने योजना बनाई है, ये तरह का नियम ये बनाए कि मेडिकल कॉलेज आगे बने ना बने, लेकिन जितनी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वहां पर ये रहने की व्यवस्था जो है डॉक्टर्स की और स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ की, बाकी स्टाफ की करें। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मोदी जी की होगी अगर उनके तक ये बात आपके चैनल से पहुंचती है तो।
बिल्कुल। चलिए, अब देखिए, अगर हम प्रदेश की ही बात करें तो जब अचानक अनिल विज पहुंच जाते हैं निरीक्षण करने के लिए, वो भी देखते हैं कि कई डॉक्टर वहां पर नदारद मिलते हैं, कार्रवाई वहां पर की जाती है, सख्ती बरती जाती है, थोड़े दिन तक व्यवस्था ठीक होती है, फिर व्यवस्था जस की तस हो जाती है। डॉक्टरों की कमी तो पूरी करनी होगी सर। कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, यानी कि बड़ी बिल्डिंग आपने बना दी लेकिन उसे सजा दिया है, संवार दिया, बट वो चले कैसे व्यवस्था, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कहीं ना कहीं। ठीक है, रजवंत ढहीनवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एनएलओ के प्रवक्ता है। रजवंत जी, क्या कुछ मानते हैं, 9 साल हो गए मोदी सरकार को, हरियाणा में किस तरह से देख रहे हैं केंद्र सरकार की योजनाओं को आप? आपने बताई है जी, इन चीजों की अगर हम बात करें, एजुकेशन की और जो स्वास्थ्य की जो भी बात चल रही थी, एक हमारे साथी ने शिक्षा के ऊपर सवालिया निशान खड़ा किया है, बहुत अच्छा किया। कारण है उसका कि अगर आप बार बार ये कह रहे हैं कि कॉलेज बना दी, यूनिवर्सिटी बना दी, ये ठीक है, वहां पर बिल्डिंग खड़े कर देना, ये सरकार की सोच है कि शायद बिल्डिंग खड़ी कर दी हो, लेकिन मेरे को वो भी, मैं उन कॉलेजों के बारे में भी बताऊंगा जो आज वहां पर घोषणा करती थी वहां पर की कॉलेज जी, स्कूल की बिल्डिंग में 2 कमरों की बिल्डिंग में चल रहे हैं। ऐसे में अगर दूर ना जाऊं, देश से बाहर ना, देश में ना जाऊं, हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। सर आवाज में थोड़ी दिक्कत है। रजवंत जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। सर मनीष खटाना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, कैसे देखते हैं, 9 साल हो गए मोदी सरकार को, और 9 साल में हरियाणा में क्या कुछ आप देख पा रहे हैं केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर? राष्ट्रीय जी, 9 साल का जो कार्यकाल रहा भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो देश में रहा चाहे प्रदेश में रहा जी, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो नौजवान हो, हर व्यक्ति, हर कर्मचारी, हर वर्ग इस सरकार के फैसलों से दुखी हुआ है। इस सरकार ने आनन फानन में जो फैसले लिए, इस सरकार को हमेशा याद रखा जाएगा। इतिहास में सरकार द्वारा किए गए काम, जो आज से पूर्ववर्ती सरकारों ने काम किया, चाहे वो आईटी युग के लिए राजीव गांधी को याद किया जाता है, भाखड़ा बांध के लिए याद किया जाता है, श्वेत क्रांति के लिए, हरित क्रांति के लिए, अलग अलग प्रधानमंत्रियों को अलग अलग काम के लिए याद किया जाता है। देश में ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिन्हें नोटबंदी के लिए याद किया जाएगा, जहां लाइनों में लोगों ने लगकर अपनी जान दी, और उस नोटबंदी को ये कहकर किया गया कि देश में काला धन आएगा। 99.7% पैसा वापिस चला गया। उसके बाद कोई आंकड़े नहीं आए। नए नोटों को छापने में कितना खर्चा हुआ किसी को नहीं पता चला। पुराने नोटों का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता चला, क्योंकि उनको आप जला भी नहीं सकते। उनके पॉल्यूशन, उनसे इतना जो केमिकल नोटों में लगता है उसका पॉल्यूशन जो होता है, आप उसको जला भी नहीं सकते हो। उसके बाद इन्होंने जीएसटी, आनन फानन में जीएसटी लगा दी। जीएसटी को इस सरकार ने 28 बार अमेंडमेंट करने का काम करा लोकसभा के अंदर। इस सरकार को खुद को ही नहीं पता कि जीएसटी कैसे लागू करनी है। उसके बाद इन्होंने काले कृषि कानून लाद दिए। 750 किसान शहीद हो गए, सड़कों पे 1 साल बैठे रहे, और मोदी जी आए टीवी पर और बोले ठीक है जी मेरे से गलती होगी, मैं अपने काले कानून वापस लेता हूं। उसके बाद इन्होंने जब नोटबंदी करी तो 2000 का नोट बंद किया और 2000 का चालू कर दिया। आप सोचिए कितने बुद्धिमान व्यक्ति हैं कि 1000 को काला धन बताते हैं कि इससे ब्लैक मनी होती है, और 2000 का छाप देते हैं। और कुछ मीडिया, बड़े बड़े मीडिया घराने ने, जिन्होंने नैनो चिप, जिन्होंने इंटरनेट के माध्यम से और सैटेलाइट के माध्यम से बताया कि 2000 के नोट में वो चिप है कि जहां भी रखे जाएंगे पता चल जाएगा। आज वो मीडिया के घराने, वो जो लोग थे, आज वो आ नहीं रहे कि वो जो नैनो चिप आपने डाली थी वो बंद क्यों करी। अब इन्होंने 2000 के नोट बंद कर दिए। बिल्कुल। मनीष जी, मैं आपसे आगे भी बात करूं। मैं चाह रही थी कि आपके साथ बीजेपी कोई प्रवक्ता जुड़ जाए तो आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। जो सवाल आप उठा रहे हैं उसका जवाब मिले सर। जी, जो लोग अपने नोट को 7 साल नहीं चला पाए, वो कांग्रेस से 70 साल का हिसाब। बिल्कुल सर, इस पर जवाब लेंगे। मैं चाह रही थी बीजेपी की तरफ से कोई जुड़ जाए सर, उसके बाद आप सवाल करें तो उस पर जवाब भी आपको मिल पाएगा। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता जुड़ जाए। जी, थोड़ी सी लंबी। बिल्कुल सर, बीजेपी की तरफ से जुड़ने दीजिए किसी को, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। वालों के पास कुछ है नहीं ना, इसलिए जल्दी से जुड़ेंगे नहीं। जुड़ेंगे सर, बिल्कुल। इससे पहले वो जुड़े हुए हैं, काफी समय से वो चर्चा कर ही रहे हैं। इन्होंने 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, स्मार्ट सिटी बनेगी। सर मैं आ रही हूँ आपके पास वापस। सर राकेश जी से बात कर। जी, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, ऐसा शासन होगा।
भ्रष्टाचार आप देखिए चप्पे चप्पे पर है। बिल्कुल सर, मैं आपके पास जुड़ूंगी सर दोबारा, मनीष जी मैं जुड़ूंगी सर दोबारा आपके पास। राकेश जी कहीं भी चले जाइए जी, आप बताइए भ्रष्टाचार कहाँ पर नहीं है। मनीष जी मैं आ रही हूँ दोबारा आपके पास सर। राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी 1 साल बचे हैं चुनाव को, लोकसभा चुनाव होने 1 साल का वक्त बाकी है। 2014 और 2019 दो चुनाव हमने देखे हैं सर, बीजेपी की सरकार रही और एक तरह से ये कह लीजिए कि काफी बड़ा अंतराल रहा, लंबा अंतराल वो उस वक्त रहा। तो राकेश जी किस तरह से देख रहे हैं आप? बयानबाजी तो एक तरफ है, दोनों के 9 सवाल हैं, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस के हो। आप किस तरह से बदलाव देख रहे हैं राजनीतिकरण में? आप किस तरह का बदलाव देख रहे हैं और आगामी दिनों में क्या आप देख सकते हैं? क्या ये जो करिश्मा रहा 2014 में 2019 में वो बीजेपी दोहरा पाएगी? राकेश जी चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से मैं आना चाहूंगी यहाँ पर। रजवंत डहीनवाल जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर, अपनी बात पूरी करिए। आप उस वक्त यहाँ पर हरियाणा को लेकर बात कर रहे थे, शिक्षा व्यवस्था को लेकर आप बात कर रहे थे सर। में एक कॉलेज खोला गया और कॉलेज के लिए जमीन एक्वायर की गई और 5 साल बाद उस जमीन को कैंसिल कर दिया गया और वो कॉलेज आज गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल कार्यक्रम में चल रहा है और सरकार क्या कहती है कि हमने कॉलेज खोल दिया। ऐसे ही जाटूसाना में है, वहां पर जाटूसाना सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कॉलेज चला रहे हैं। तो आप ये चीज सोच के देखते ना कि इनकी मंशा क्या है। ये कॉलेज की घोषणा कर देते हैं। एम्स की इससे पहले मैं बता चुका था, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित था 2000 कांग्रेस के शासनकाल से, उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी थी, लेकिन वहां पर वो भी नहीं बन पाया और ये कहते हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज खोले हैं। अब ये बार बार यही तो चीज आ रही है कि जब इतने काम अगर आपने कर दिए तो वो धरातल पर नजर क्यों नहीं आ रहे। एक चीज ये भी आती है कि हमारे एक साथी बैठकर अभी कह रहे थे कि वहां पर स्टाफ की कमी है। मैं बिल्कुल स्टाफ की कमी को मानता हूँ। हमारे यहाँ पर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बनी हुई है मीरपुर में और मीरपुर में आपको जानकर अचरज होगा कि वहां पर लगभग 40 से 42 आदमी ही रेगुलर हैं, बाकी सारे एडॉक पे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और ये हालात पूरे हरियाणा के हैं। अगर ये कॉलेज खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं तो फिर भर्तियां क्यों नहीं कर रहे? अभी जैसे अभी एसएससी की और कृष्ण डूल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, उनसे जवाब ले लेते हैं। कृष्ण डूल जी स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। मैं इधर अपनी बात तो पूरी कर दूं। अभी एसएससी और एचपीएससी की जो भर्तियां निकल रही हैं, बार बार उन भर्तियों को अनाउंस किया जाता है और फिर उनको रद्द किया जाता है, तो फिर ये रद्द और अनाउंस में रह जाते हैं। रोजगार दे खा रहे हैं, युवाओं के साथ तो मजाक करने का काम किया। जवाब तो ले लीजिए सर इस पर। कृष्ण जी, क्या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बन जा रहे हैं सर, लेकिन जो धरातल पर कुछ और है, व्यवस्थाएं कर दी गई है लेकिन उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, कई भर्तियां होनी बाकी है, कई डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, ये तमाम तरह के आरोप है सर। शिक्षण संस्थान बने लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं है वहां पर। चलिए, शायद संपर्क टूट गया। मनीष जी अपनी बात पूरी करिए सर। जी खटाना जी, आप कुछ कह रहे थे सर, अब तो जुड़ गए हैं जी। मैं 9 साल के कार्यकाल पे बात कर रहा था। जिस तरीके से देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो नोटबंदी करी हो, चाहे वो जीएसटी लगाई हो, चाहे काले कृषि कानून हो, नोटबंदी में हमारी जीडीपी गिरने का काम हुआ। छोटे छोटे जो व्यवसाय थे, छोटे छोटे जो औद्योगिक घराने थे, वो बंद हुए। लोग पैदल चलकर अपने काम छोड़कर घर पर गए, जिनके यहाँ पर काम समाप्त हो गए। बहुत सारी फैक्ट्रियों में ताले लग गए। उसके बाद गलत जीएसटी को इन्होंने 28 बार उसमें अमेंडमेंट करने का काम करा, जो किसी को जल्दी से समझ में नहीं आई। उसके बाद इन्होंने काले कृषि कानून लगाने का काम करा। 750 से ज्यादा किसान सड़क पर शहीद हो गए और मोदी जी आए और उन्होंने माफी मांगी और वो काले कानून वापस ले लिए। उसके बाद जितनी भी पॉलिसी ये सरकार लाई, ये सरकार इतने आनंद फानंद में पॉलिसी लेकर आई बिना किसी विचार विमर्श के, क्योंकि मोदी जी मन की बात करते हैं, वो अपने मन की बात करते हैं, जन की बात कभी नहीं सुनते। 2000 का नोट बंद करके 2000 का चालू कर दिया। आज 2000 का नोट इन्होंने दोबारा बंद कर दिया। ये वो 2000 का नोट है जिसमें नैनो चिप लगाई गई थी, जो कि सैटेलाइट से सीधा जिसका तालमेल था। तो इस नोट को छापने में जो खर्चा आया, क्या वो मोदी जी के कैबिनेट का पर्सनल खर्चा है या हिंदुस्तान की गाढ़े खून पसीने की टैक्स का पैसा है? जो नोटबंदी में इन्होंने नोट जमा हुए, जो काला धन को लेकर इन्होंने नोट जमा कराने की बात करी,
99.3% नोट वापस जमे हो गए। उन नोटों को ना तो उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना उनको जला सकते हैं। उनमें जो केमिकल होता है उससे पोल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। चीन के ऊपर जो लाल आग दिखाने की बात करते थे वो चीन आज हिंदुस्तान के अंदर घुस चुका है और मेरे ख्याल से 70 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया। सोनी जी तो अभी कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो एक्शन लिया गया वो बिल्कुल ठीक है। 18 बार बैठकें हुई थी इसे लेकर। देखिए 18 बार जो बैठकें हुई थी, लेकिन आज चीन जहां पर बॉर्डर 2014 से पहले खड़ा था, आज चीन हम हिंदुस्तान की कितने हद तक अंदर घुस चुका है ये मीडिया ने भी कई बार दिखाया है। इसको सब लोगों ने एक्सेप्ट भी करा है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को पता चलता है कि चीन वास्तव में हिंदुस्तान की धरती पर अपना कब्जा जमा चुका है। सोनी जी, अब कांग्रेस ये कह रही है कि जो सरकार की कुछ नीतियां ऐसी जिसकी वजह से जो हमारा सैन्य है, जो हमारी भारतीय सेना, वो खतरे में जा रही है। सर सोनी जी क्या कुछ कहेंगे इस पर? राष्ट्रीय जी, ऐसा है कि हमारी सैनिक शक्ति में तो इजाफा है, लेकिन कुछ जगह है जहाँ पे हमें फौरन कार्रवाई और ज्यादा तेज करनी पड़ेगी, और वो है उसमें से एक जो प्रथम है वो है हमारे जो वायुसेना के स्क्वाड्रन है वो कम होते जा रहे हैं और हमारे कोई स्क्वाड्रन नए ऐड नहीं हो रहे हैं। भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान और चीन के साथ एक टाइम पे 2 फ्रंट वॉर लड़ने के लिए 42 स्क्वाड्रन चाहिए। आज की तारीख में हमारे पास 31 स्क्वाड्रन और 3 अभी हाथ में ही ग्राउंड हुए जो MiG-21 है, तो आज की तारीख में हमारे पास सिर्फ 28 स्क्वाड्रन है। तो ये एक जगह है जहाँ पे हमें फौरन इस पे हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। दूसरी जो जगह है कि चीन के जो मंसूबे वो सारा देश जानता है कि हमें जमीन से समुद्री रास्ते से घेरना चाहता है। हमें अपनी नौसेना को तेजी से एक्सपैंड करना पड़ेगा। आज की तारीख में हमारे पास सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। अगर हमने चीन को समुद्री रास्ते पे रोकना है तो हमें 5 और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने होंगे। ठीक है सर, अग्निपथ योजना को लेकर भी सर आप मुझसे बेहतर समझेंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है उस पर क्या कहेंगे? देखिए राजनीति जी, ये जो अग्निपथ योजना है इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छी योजना है, बल्कि 1947 के बाद ये सबसे बड़ा रक्षा सुधार है, क्योंकि ये वायुसेना, नौसेना और सेना के हर जवान को अफेक्ट करता है। लेकिन इस योजना को सफल बनाने के लिए 2 अहम चीजें हैं। वो है इम्प्लीमेंटेशन और दूसरा है रेजिमेंटेशन। अब जहां तक रेजिमेंटेशन की बात है, जैसे हमारे पास जाट रेजिमेंट होती है, सिख रेजिमेंट होती है, बिहार रेजिमेंट होती है, कुमाऊं रेजिमेंट होती है, इस पे एक क्लियरिटी आनी चाहिए कि ये जो कॉम्पोजिशन है ये कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये जो कॉम्पोजिशन है इसने हमें युद्ध में काफी जीतें दिलाई हैं। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा राष्ट्रीय जी की भारतीय सेना में जो ये रेजिमेंटेशन है, फाइटिंग आर्म्स और सपोर्टिंग आर्म्स है, ये बहुत नीचे दर्ज है। तो अगर ये अग्निपथ टीम ने ये रेजिमेंटेशन को कम कर दिया या खत्म कर दिया, इससे हमारी सैनिक जो पोटेंशियल है उस पर फर्क आएगा। दूसरा जो ये अग्निपथ टीम है, इसमें जो 4 साल के बाद 75% अग्निवीर जब वापस सिविल लाइफ में जाएंगे तो उन्हें 100% आश्वासन देना होगा कि उन्हें नौकरियां मिलेंगी। ठीक है सर, ठीक है। कृष्ण ढोल जी से बात कर लेते हैं। मनीष जी मैं आपके पास आऊंगी सर, माफ कीजिएगा वक्त थोड़ा कम है। ढोल जी क्या कुछ कहेंगे? कई तरह के आरोप लग रहे हैं सर। अब कांग्रेस तो ये कह रही है कि आप लोग सवालों के जवाब से बचते नजर आ रहे हैं, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है लेकिन उसके ढांचे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, भर्तियां होनी बाकी है, डॉक्टर्स नहीं है और टीचर्स नहीं है। देखिए राजश्री जी, कांग्रेस जो है अब बेबुनियाद की बातों पर आई हुई, और जो कम से कम कांग्रेस के मुख से तो भ्रष्टाचार की बातें शोभा ही नहीं देती हैं। क्योंकि अभी मैं सुन रहा था कि चीन ने हमारी कुछ जगह पर कब्जा कर लिया, ऐसा हमारे साथी बता रहे थे। जो 1500 वर्ग मीटर क्षेत्र, हाँ सर, हाँ, जो 1962 और जो 1965 में जितना चीन और पाकिस्तान ने भारत की भूमि को दबाया, उस वक्त इनसे ये पूछ लो तब सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की थी, नरेंद्र मोदी की थी या किसकी भाजपा की सरकार थी। तो ये सारी चीजें कम से कम ये तो ना बोले। हमने तो जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सिर ऊंचा किया है, और अभी पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी को पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी को बॉस बुलाया गया, बॉस, और ये विदेशी प्रधानमंत्रियों ने बोला है। और कहा
पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री पहली नहीं दूसरी पंक्ति में भी कोने पर खड़े होते थे, और आज विश्व के प्रमुख लोग नेता और प्रधानमंत्री और जो बड़े बड़े उन देशों के राष्ट्रपति हैं वो नरेंद्र मोदी जी के साथ बीच में मिलकर के फोटो खिंचवाते हैं। जब आप अपने देश के प्रधानमंत्री की इतनी बेइज्जती करेंगे दूसरी पंक्ति और लास्ट में, और फिर आप उम्मीद करते हैं कि आज देश के प्रधानमंत्री को आप दूसरे पार्टियों के प्रवक्ताओं से, तो कम से कम जैसी उम्मीद आप अपने नेता के प्रति इस देश के प्रधानमंत्री के लिए चाहते हैं वैसा आप दूसरे के प्रति भी करें। ये भी जरा एक सोचने का विषय है। मैंने कुछ नहीं कहा भाई साहब, आप तो फिर बुरा मान रहे हैं। मैंने सच बताया डोल साहब, दूसरे पंक्ति आप उन प्रधानमंत्रियों के लिए बोल रहे हैं जिन प्रधानमंत्रियों ने अपने खून से इस देश की धरती को सींचा है। आप उन प्रधानमंत्रियों को बोले हैं जो आर्थिक विषमताओं में, जब पूरा वर्ल्ड आर्थिक मंदी की चपेट में था, तो हिंदुस्तान अपनी नीतियों के कारण सर्वाइव कर रहा था। काफी देर बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का लोहा आज पूरा विश्व मानता है। मनीष जी बात पूरी सुन लीजिए सर, मैं मौका दूंगी। सोनिया जी ने बोलने तो दिया नहीं मनमोहन सिंह जी को, जब बात पूरी करिए सर। सवाल उठाया गया है कोई काम करने में विश्वास रखता है, कोई बोलने में। भाई जी सोनिया गांधी जी ने अभी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को सोनिया गांधी जी ने जो प्रधानमंत्री पद का दायित्व होता है वो भी नहीं निभाने दिया। आप क्या बात करते हैं? तो वीडियो देख जाए ऐसी बातें। ये वीडियो वायरल से तो भारतीय जनता पार्टी जीती है, वो सोशल मीडिया और वीडियो वायरल, इसके अलावा करा क्या है? उज्ज्वला योजना आपने चलाई और 1400 का सिलेंडर बेच दिया। आप लोगों ने सिर्फ परिवार चलाया है, आप लोगों ने सिर्फ परिवार चलाया है। आप हिंदू मुसलमान, मराठा नॉन मराठा, जाट और नॉन जाट की राजनीति करते हैं। तो आपने गाय और गंगा पे राजनीति करने वाले सिर्फ एक सवाल का जवाब देते हैं कि हरियाणा प्रदेश में गाँव के लिए कितने हॉस्पिटल बनाए हैं? सिर्फ एक सवाल का जवाब। गाय और गंगा का देश है ये। तो गाय और गंगा, ना तो गंगा मैया साफ हुई, 4000 करोड़ रुपए का घोटाला है, और गौ माता के लिए कौन सा हॉस्पिटल हरियाणा में बनाया उसका जिक्र कर दीजिए। बात साफ हो जाएगी कि आप लोग राजनीति करते हैं या काम करते हैं। राजश्री जी, बड़े सिंपल दो सवाल है। क्या गंगा मैया साफ हुई तो 4000 करोड़ कहाँ गए? क्या गौ माता पे राजनीति करने वाले लोग हरियाणा में एक हॉस्पिटल बना पाए? अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सर जवाब सुन लीजिए। आप तो कम से कम बोलिए मत। रक्षा घोटाले जो आपने, रक्षा घोटाले पे आ गए। राफेल घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है। राफेल घोटाला। डोल जी एक सवाल, अभी तमाम तरह की जो है शिक्षाविद हमारे साथ जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, पूर्व डीजी हेल्थ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबसे बातचीत की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है, खटाना जी भी वो पूछना चाह रहे हैं कि व्यवस्था कैसी चल रही है, संचालन कैसे हो रहा है, डॉक्टरों की कमी क्यों है सर, शिक्षकों की कमी क्यों है, वो कब तक पूरी होगी? चुनाव नजदीक भी है सर। नहीं देखिए, हाँ ये काम कांग्रेस करती थी, चुनाव नजदीक होने करके कुछ लोक लुभावने वादे करना। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग यथार्थ की बात करते हैं। हम लोग हरियाणवियन की बात करते हैं। हम लोगों ने कभी क्षेत्रवाद की बात नहीं की, हमने कभी जातिवाद पे देश नहीं बांटा। नौकरियां तो दूसरे प्रदेश के लोग आके लग रहे हैं हरियाणा में, आप कौन से हरियाणवी की बात कर रहे हैं? हमने पर्ची और मेरिट बेस पर जो बच्चा आपके करोड़ों रुपए कैश मिला है आपके सेक्रेटरीएट में। निश्चय बताऊं मैं आपको, एसएससी का चेयरमैन को बर्खास्त किया गया आपने। भ्रष्टाचार उजागर हुआ है आपकी सरकार में। आपकी तरह चोरी और सीना चोरी थोड़ी करेंगे, तो नगद माल का काम करेंगे। इससे थोड़ी निकालेंगे कि आपके खुद के जेजेपी की जो सरकार है उसमें खुद के विधायक कह रहे हैं कि 12-12 जो महकमे हैं वो कह रहे हैं मेरा माटू सारा जीन गया माल ने। आपके विधायक कह रहे हैं। ठीक है मनीष जी, मैं आपके पास आऊंगी सर, मैं आऊंगी आपके पास। और जी डोल जी, मैं आऊंगी आपके पास। राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आगामी चुनाव में किस तरह से देख रहे हैं सर? 2 साल हो गए हैं, 9 साल हो गए मोदी सरकार को। आगामी चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? क्या बयानबाजी के चक्कर में बुनियादी मुद्दे छिप जाते हैं कहीं ना कहीं चुनाव के पहले? जी राष्ट्रपति जी बिल्कुल सही है। 9 साल बीत चुके हैं और आगामी 2024 में चुनाव आने वाला है जी। लेकिन अगर हम इन 9 सालों की यात्रा देखेंगे तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने लोकसभा के अंदर दूसरी बार जब सरकार बनाई तो बहुत अच्छा मैंडेट लिया,
लेकिन पिछले 5 सालों के अंदर बीजेपी का भी कहीं ना कहीं क्षेत्रों के अंदर, राज्यों के अंदर गिराफ गिरा है। अगर आप पिछले 5 सालों के चुनाव को देखें तो चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो दिल्ली हो, बीजेपी चुनाव हारी। अगर बात अभी रिसेंटली चुनाव की करें तो पंजाब में बीजेपी चुनाव हारी, हिमाचल में बीजेपी चुनाव हारी, कर्नाटका में बीजेपी चुनाव हारी। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तो वहां पर भी ये चुनाव हारे, लेकिन इनकी सरकार बनी और सबको पता है कि सरकार कैसे बनी। झारखंड के अंदर और बिहार के अंदर भी इनकी सरकार चली गई। तो एक समय में जहां इन्होंने पूरे भारत के अंदर कुछ ही राज्य रह गए थे, आज का अगर हम पूरा मानचित्र देखेंगे तो बहुत सारे राज्यों में से बीजेपी की सरकार जा चुकी है और अभी रिसेंटली कर्नाटका का रिजल्ट था। तो निश्चित तौर पर बीजेपी को भी अपने अंदर अपने आत्ममंथन की आवश्यकता है कि क्या ऐसी कमियां रही कि वो राज्यों के अंदर चुनाव रहे नहीं जीत पा रहे। अब दूसरी बात कि किन चीजों पे चर्चा होनी चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूं कि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर नितिन गडकरी जी ने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन आप देखें तो रोजगार पर और महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली ही आरबीआई ने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि भारत के पास अब बहुत ही कम विदेशी मुद्रा बची है जो कि पहले बहुत अच्छी एक्सेस में हुआ करती थी, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। उन गांवों की क्या स्थिति है जिनको बीजेपी के सभी सांसदों ने गोद लिया था, उन्हें देखना चाहिए। उन स्मार्ट सिटियों की क्या बात है, योजनाएं बनी है लेकिन उसकी मॉनिटरिंग कहां और कैसे हो रही है, शायद इस पर फोकस करने की आवश्यकता है। जिनको बनाने की बात की गई थी और जिस तरीके से प्राइवेटाइज हो रहा है, डॉक्टरों की, शिक्षकों की संख्या, राष्ट्रीय जी आप लगातार कहती आ रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं डाउन हुआ है। हिंदुस्तान का बहुत सारा बच्चा पढ़ने के रूप में कमाने के लिए भी विदेश जा रहा है। तो ऐसी किन चीजों को रोका जाए कि ये सब चीजें ठहर जाएं। ये निश्चित तौर पर है कि बीजेपी और अगर हम इन 9 अच्छा। सालों की रिपोर्ट की बात करेंगे सर, अगर हम उसे कोशिश करेंगे कि 1 घंटे आधे घंटे में हम समेट सके तो ये मुश्किल होगा कहीं ना कहीं, लेकिन जो भी वो बातें रही वो काफी इंपॉर्टेंट रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। मनीष जी माफी चाहूंगी, वक्त थोड़ा कम है सर। तो एक तरह से देखा जाए तो कोरोना काल भी आया, बहुत सारा वक्त हम जो 9 सालों में हम देख चुके हैं, कई तरह के उतार चढ़ाव रहे हैं। सरकार बदली है 2014, 2019, अब आगामी चुनाव होने हैं। कौन सी योजना से जो जनता है संतुष्ट नजर आती है, कौन सी योजना से जनता असंतुष्ट है, खैर ये तो देखने वाली बात होगी। 9 सालों के इस कार्यकाल को हम 1 घंटे या आधे घंटे में नहीं नाप सकते, लेकिन अभी चुनाव में वक्त है, बहुत सारे ऐसे पहलू निकलकर सामने आएंगे। चलिए खबरों के लिए आप बने रहिए हरियाणा न्यूज पर। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि